नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल अक्षय एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ाई जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है राजस्थान की भाषा व साहित्य। राजस्थानी भाषा व साहित्य आज का टॉपिक है, जिसका पार्ट नंबर 1 आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आरपीएससी, रीट, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पटवारी, पुलिस और ग्रुप डी, जो हाई कोर्ट की ग्रुप डी है, इसमें तो स्पेशल रूप से आपको भाषा और साहित्य का टॉपिक दिया हुआ है। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखते हैं राजस्थान की भाषा व साहित्य। राजस्थानी भाषा व साहित्य का टॉपिक चल रहा था। राजस्थानी भाषा बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा का तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास व दृष्टि डालने से पता चलता है कि 835 या 913 ईस्वी में उद्धोतन सूरी एक व्यक्ति है, जिसका ग्रंथ था क्वेलमाला। ये 9वीं शताब्दी का है। इसमें वर्णित 18 देशी भाषाओं को में एक भाषा थी मरु भाषा, जिसे सम्मिलित किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया था। ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया था। कब? 1912 में। किसमें किया? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किसका किया था? राजस्थानी शब्द का। कब किया? 1912 में। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम है। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि यहाँ की विभिन्न बोलियां और इनकी उपभाषाएं हैं। राजस्थान भाषा का उत्पत्ति और विकास। दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम ऑथेंटिक रहेगा। ये आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी आप इसको चैलेंज करना चाहो बोर्ड में, वो चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तक है। तो एक बार इसको अवश्य पढ़ना ना भूलें। राजस्थानी भाषा 10वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत के क्षेत्र में बोली जाने लगी। अपभ्रंश का अधिक प्रभाव। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं शताब्दी से हुआ है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक साहित्य या संस्कृत में परिवर्तन हुए। लौकिक संस्कृत में जब दुरुस्त आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा में लिया गया। किसमें लिया गया? पाली भाषा में लिया गया। और जब पाली भी इस लोक से अलग होने लगी तो इसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है, और प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग होने लगा। और जब विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी तो राजस्थानी भाषा का विकास इसी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा का विकास 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके संबंध में प्रत्येक विद्वान अपने मत अनुसार अलग अलग बताते हैं। ये ध्यान देना सबसे। कोई शोरसेनी अपभ्रंश बताता है, कोई नागर अपभ्रंश और कोई मरुगुजरी अपभ्रंश। इसमें मरुगुजरी जो अपभ्रंश का मत दिया है वो सबसे उचित माना गया है, क्योंकि मरुगुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी और गुजरी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखते तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियां 2 भागों में बटी हुई है। पहली पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी है। और पूर्वी राजस्थान में है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी या राठी है। तो देखते हैं कुछ राजस्थान की बोलियां है। मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। मारवाड़ राज्य भौगोलिक
क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है, इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी के कुछ क्षेत्र इससे संबंध हैं। इसमें दो बोलियां हैं, एक तो थली है और एक गोडवाड़ी है। गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। थली और गोडवाड़ी दो बोलियां हैं। इसकी उपबोलियां हैं दो, मारवाड़ी। उसके बाद अगली जो बोली जाती है वो है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ी का स्थान ही प्रमुख रहा है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा मेवाड़ी बोली के क्षेत्र रहे हैं। मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेशों में बोली जाने वाली जो भाषा है पर्वतीय मेवाड़ी और मैदानों में बोली जाने वाली मैदानी मेवाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ राजस्थान के प्राचीनतम ढूंढाड़ प्रदेश, जिसका संबंध आमेर राज्य से है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ बोली बोलते हैं। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है छः शब्द का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू का क्षेत्र राजस्थान में जो ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत इसकी उपबोलियाँ है तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। ये तीन बोलियाँ हैं। तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं राजावाटी और एक है नागरचोल। कौन सी है दोस्तों? नागरचोल। ये तीनों जयपुर क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसके बाद अगली बोली आती है हाड़ौती बोली। कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों को राज्य में संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस बोली में भी ढूंढाड़ की तरह छः का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली का प्रभाव है और इसी कारण इसको हाड़ौती क्षेत्र नाम रखा गया है। मेवाती क्षेत्र मेव जाति का अधिक होने पर अलवर भरतपुर क्षेत्र है मेवात क्षेत्र कहलाता है और इसी क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। यह क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों से भी स्पष्ट है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली की ब्रजभाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वागड़ी पूछी जाती है, वागड़ी बोली। उसके बाद मालवी बोली है। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों और मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर बहुत कठिन है, इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि भी क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और नीमाड़ी इसकी उपबोलियाँ है। ध्यान रखना दोस्तों, रांगड़ी एक तो है रांगड़ी और एक है नीमाड़ी और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली भाषा है नीमाड़ी किन जिलों की भाषा है या रांगड़ी किन जिलों की भाषा है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ये प्रतापगढ़ जो वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ हो गया, इधर अपना जालोर हो गया और कुछ हिस्सा सिरोही का है, तो यहाँ जो बोली जाती है वो ये रांगड़ी और निमाड़ी भाषाएं बोली जाती है। उसका शेखावाटी क्षेत्र है, राव शेखा के नाम पर प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है और इसी क्षेत्र की बोली की वो शेखावाटी कहा जाता है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। भील समाज की और पहाड़ी लोगों की जो बोली है वो भीली है। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी भीली क्षेत्रों में रहता है। कबीला संस्कृति के लिए ये फेमस है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इन भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भी भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियाँ निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण भाषा और बोलियों का ही होता है।
इस रूप में यह निश्चित है कि राजस्थान की बोलियों में से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब आता है, अभी तक हमने बोली पढ़ी, अब राजस्थानी साहित्य देखते हैं। क्या होगा? राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास परंपरा है। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास अभिलेखीय सामग्री के रूप मिलता है। इसमें शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, मोहरों साहित्य उत्कीर्ण हैं। उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित जो साहित्य है वाणी निष्ठता की विशेषता से लिए रहे, जिसे लोक साहित्य कहा है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा है, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राचीन काल वीरगाथा काल है, 1050 से 1550 तक का काल है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, 1450 से 1650 है। उत्तर मध्यकाल, जिसे प्रवृत्ति का आधार रीति श्रृंगार या नीति पर काल कहा जाता है, 1650 से 1850 तक है। आधुनिक काल विविध विषयों और विधाओं से युक्त है, 1800 से अद्यतन काल तक, आज तक का। सबसे प्राचीन काल देखते हैं, वीरगाथा काल है। भारतवर्ष का निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावनाओं को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम रखा गया। इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है, श्रीधर व्यास की एक ग्रंथ है रणमल छंद, जो जैन रचनाकार है श्रीधर व्यास, जिन्होंने रणमल छंद लिखा, जिसमें रण क्षेत्र में योद्धाओं की जो वीरता की गाथाओं के ऊपर छंद लिखे गए हैं। पूर्व मध्यकाल है, भक्ति काल है। राजस्थान इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इन युद्धों में धर्म और संस्कृति के व्यापक रूप से प्रभावी संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी है। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विरोधों से मिटाने के लिए जनसामान्य की भक्ति पर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों भक्तों ने जनसामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इस काल के विभिन्न संत हुए हैं। इन संतों ने अपनी अपनी गहरी पैठ बनाई है और अनेक मार्गों का अनुसरण किया है। ऐसे संप्रदायों में रामस्नेही भीलवाड़ा में है, दादू पंथ नारायणा जयपुर में है, नाथ पंथ भर्तरी अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय जाम्बोजी है, जसनाथ जी का जसनाई संप्रदाय आदि। इन संप्रदायों में नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण की उपासना, गुरु की महत्ता पर बल, जाति व्यवस्था के भेदभाव को मिटाते हुए जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है निर्गुण भक्ति में कि जाति पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। इसके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना महिमा का गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पाद पृथ्वीराज राठौड़ की, वैली कृष्ण रुक्मणी री माधोदास दावड़िया की रामो रासो ईश्वरदास की हरिरस और देवयान की सायाजी झूला की, नाग दामन की, ये देवयान और हरिरस है ईश्वरदास की है और सायाजी झूला है इनकी, नाग दामन प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर मध्यकाल है, श्रृंगार नीतिपरक काल है। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विधाओं के विषयों से युक्त है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। शासकों ने अपने राज्य में कलाकार और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया है, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया है। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई है। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य शास्त्र में संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। संबोधन परक नीति कारकों में राजिया रसोठा, चकरिया रसोठा, भेरिया रसोठा, मेतिया रसोठा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। क्योंकि जो नीति परक जो सोरठे लिखे जाते हैं नीति के, इन सोरठों को बहुत ज़्यादा फेमस है। और राजिया रसोठा तो कक्षा 10वीं की बुक जो पिछली थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें पढ़ाया भी जाता था।
आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संसार, जिसे साहित्य में आधुनिक काल नाम दिया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बाकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाया और जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा था और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के जो राजस्थान की भाषा और साहित्य का पार्ट नंबर 1 जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से मेरा एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।